बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ये स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक 10.5 पढ़ना है, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब है बच्चों छुपी हुई, और हीट मतलब एनर्जी। तो लेटेंट हीट हुआ छुपी हुई एनर्जी। लेटेंट हीट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। वो एनर्जी बच्चों जो किसी सब्सटेंस का सिर्फ स्टेट चेंज करती है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करती, उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट एनर्जी। दोबारा सुन लें, ऐसी हीट जो किसी सब्सटेंस की सिर्फ स्टेट को चेंज करे, उसका टेम्परेचर चेंज ना करे, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। अब देखें ये कैसे पॉसिबल है कि हीट हम दे रहे हैं सब्सटेंस को, लेकिन हम ये भी साथ में कह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज ना करें। मतलब अगर किसी चीज को हम हीट देंगे तो वो चीज गर्म होगी ही। बच्चों आपने याद रखना है कि जब हम किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो दो चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। या तो उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी, या फिर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन ये दोनों काम एक टाइम पर नहीं हो सकते, ठीक है। या तो स्टेट चेंज हो सकती है या फिर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और लेटेंट हीट क्या करता है, सिर्फ स्टेट चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो फिर ये जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ये करती क्या है, स्टेट चेंज कैसे कर देती है। तो आपने याद रखना है, जब हीट किसी सब्सटेंस को मिलती है तो ये क्या करती है, उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करती है जाके। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आपकी जो सब्सटेंस की स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड में चले जाएंगे, या लिक्विड से किस में चले जाएंगे, गैस में चले जाएंगे। तो ये होता है लेटेंट हीट। दिस इज द हीट यूज टू ब्रेक दी, या तो ब्रेक करती है या फिर बना देती है क्या, बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स, बिटवीन पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट। पार्टिकल्स की मूवमेंट को इंक्रीज किए बगैर, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किए बगैर, या तो ये बॉन्ड्स बना देगी या फिर ये क्या करेगी, बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी। तो ऐसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज हीट एनर्जी। ये ऐसी हीट एनर्जी है जो कि चाहिए होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर ही 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जबकि इस पूरे प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जब कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है वो कहाँ जाती है, इट एब्जॉर्ब हीट विदाउट राइज इन टेम्परेचर। हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब जरूर होती है, वो क्या करती है, अंदर जाके उस सॉलिड में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करती है, बजाय इसके कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करे। ठीक है बच्चों, दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन सॉलिड पार्टिकल। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज नहीं करेगी ये हीट, बल्कि उस सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, जिसकी वजह से वो सॉलिड्स क्या करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे लिक्विड की तरह, यानी जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द एंटायर सॉलिड हैज मेल्टेड। जब तक आपका पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आती। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला देखें, Q इज इक्वल ml। L के साथ ये छोटा सा F लग जाता है, जिसका मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ जो LF है इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि Q का मतलब हीट एनर्जी है, और M है हमारे पास मास ऑफ द सब्सटेंस। एग्जांपल समझते हैं बच्चों इसकी। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब हीट बट रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल इट कंप्लीटली मेल्ट्स इनटू वाटर। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, आप उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करें तो बर्फ का टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बर्फ पहले क्या करेगी, मेल्ट होना शुरू करेगी। तो इसका मतलब बर्फ की स्टेट में चेंज आएगा ना। जब बर्फ पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगी, उसके बाद जो है पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। जब तक आपकी बर्फ पूरी तरह मेल्ट होकर पानी में चेंज नहीं हो जाती, तब तक बर्फ के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। ये तो था बच्चों, अगर लॉन्ग में आ जाए तो हमने ये सारा लिखना है साथ में एग्जांपल, लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने डेफिनेशन करनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ तक डेफिनेशन के बाद आपने इसका फॉर्मूला याद कर लेना। अब इसको मजीद समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है।
यहाँ से इंशाल्लाह आपको मुझे समझ में आ जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन है। देखें इसका ग्राफ देखें बच्चों तो आपको सारी समझ आ जाएगी। बेसिकली बर्फ ली गई है और उसको एक बीकर में रखा है, ठीक है। बर्फ का टेम्परेचर चेक करने के लिए बीकर में थर्मामीटर भी लगा लें, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है बच्चों बर्फ का, तो आप उस बीकर को हीट प्रोवाइड करना शुरू करें, मतलब नीचे से बर्नर ऑन कर दें तो बर्फ को हीट मिलना शुरू हो गई। तो पहले क्या होगा बच्चों, आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर है अगर, तो वहां क्या होगा, आपकी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, जैसे यहाँ ग्राफ में शो करवाया कि -30 है, तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होके कहाँ जाएगा, बर्फ सॉलिड है ना, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा ना कि मेल्ट करना है 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर। तो देखिए -30 डिग्री पे आपका टेम्परेचर था, पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो 0 तक पहुंचेगा। 0 जो है वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ आकर बच्चों आपका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बल्कि बर्फ जो है वो मेल्ट होना शुरू कर देगी, पानी बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें शो हो रही है, इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही टेम्परेचर है, लेकिन उतने टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ है, आइस हमारी मेल्ट होकर पूरी तरह पानी में चेंज हो गई है। आपका टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपका जो बर्फ है वो पूरी तरह पानी में चेंज नहीं हो जाती। अब ये जो T2 नजर आ रहा है बच्चों, इस पॉइंट पर आके आपकी सारी बर्फ जो है वो पानी में चेंज हो चुकी है। अब भी अगर आपने नीचे से बर्नर ऑन किया हुआ है, तब आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू करेगा। देखिए आगे से ये जो लाइन ऊपर को जा रही है, ये यही शो करवा रही है कि जब पूरी तरह बर्फ पानी में चेंज हो गई, फिर उस पानी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है। कहाँ तक भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उस पॉइंट पर जाकर आपका पानी क्या होगा, उबलना शुरू कर देगा। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। दोबारा सुन लें, कोई सॉलिड लें, उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दें, यानी उसको हीट दें। सबसे पहले आपकी हीट ही टेम्परेचर ही इंक्रीज होगा जब तक आपका सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता टेम्परेचर। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 0 है। जैसे ही आपका टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, उसके बाद आपके सॉलिड के टेम्परेचर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। जब तक आपका सॉलिड पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता, उस सॉलिड का टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो यही लेटेंट हीट है, ठीक है, जो कि क्या करती है, टेम्परेचर को चेंज किए बगैर सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर लिक्विड में चेंज कर देती है। यही है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद है बच्चों हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज हीट एनर्जी। ये भी हीट एनर्जी है जो कि चाहिए होती है बच्चों 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, इस कंडीशन पर कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना आए। यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन की डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है। वेपोराइजेशन में 1 किलोग्राम लिक्विड है, वो चेंज होगा गैस में, कब, बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर। जबकि फ्यूजन की डेफिनेशन में क्या था, 1 किलोग्राम सॉलिड है, वो चेंज होगा किसमें, लिक्विड में, कहाँ जाके, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर। जैसे इसी ग्राफ से ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी समझ सकते हैं। देखें यहाँ तक पानी मेल्ट हो गया था, 0 डिग्री सेल्सियस पे आया था ना। अब आप पानी को टेम्परेचर हीट देना शुरू कर दें, तो पहले पानी का टेम्परेचर ही इंक्रीज होगा। ये जो रेड लाइन ऊपर जा रही है, ये यही शो करवा रही है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक, पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया बच्चों, उसके बाद पानी का टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम हीट प्रोवाइड करें तो वो हीट कहाँ जाएगी, वो हीट पानी को बॉयल करेगी, पानी को कन्वर्ट कर देगी गैस में। तो जिस हीट ने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का टेम्परेचर चेंज किए बगैर इसको गैस में चेंज कर दिया है, वही हीट हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। When a liquid change into gas, it absorbs heat, but its temperature remains constant until the entire liquid has evaporated. जब तक आपका पूरा पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपके पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या करेगी, वो हीट बच्चों ब्रेक करेगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, तभी तो आपका जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा गैस में, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल पर केजी है, जिसका मतलब यह है कि 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल ऑफ हीट एंड एनर्जी इज नीडेड
टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है, जिसका मतलब ये है कि इतनी हीट पानी को हम प्रोवाइड करेंगे तो पानी जो है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ही पानी का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी फॉर्मूला याद करना है, Q इज इक्वल MLV। Q वही जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, M मतलब मैस ऑफ सब्सटेंस है और LV क्या है? लेटेंट हीट है, V मतलब वेपराइजेशन है। अब बच्चों देखें, ये नीचे उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दिया है, इसमें भी बेसिकली वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को शो करवाने की कोशिश कर रहा है, जो हमने पीछे कर लिया वही। क्या है जी? ये बर्फ ली है, ठीक है, तो बर्फ जो है आपका सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए पहले हमने क्या करना है? सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना है। जब हमने हीट प्रोवाइड की तो टेम्परेचर पहले क्या होगा? इंक्रीज होगा बर्फ का, कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद देखें स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब कि 0 डिग्री के बाद आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आइस मेल्ट होना शुरू कर देगी, यानी स्टेट में चेंज आ जाएगा। तो आइस मेल्ट होकर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो इस पॉइंट पर आकर 0 डिग्री सेल्सियस तक आकर जितनी भी हीट थी जिसने आइस को वाटर में चेंज कर दिया, वो हीट हमारी कहलाई थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद बच्चों पानी को फिर से गर्म करना शुरू करें तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा, फिर पानी का टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये पूरी लाइन जो स्ट्रेट है, ये यही शो करवा रही है कि पानी का टेम्परेचर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन बर्नर ऑन है, तो जो टेम्परेचर जा रहा है, जो हीट जा रही है, वो फिर क्या कर रही है? वो उस पानी को बॉयल कर रही है, पानी को गैस में चेंज कर रही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी को जितनी भी हीट मिल रही है, जिसकी वजह से पानी जो है वो गैस में चेंज हो गया, वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। होप सो बच्चों ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, और सर्टेन टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली बच्चों कुछ खास मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जब उन मटेरियल्स का टेम्परेचर जो है खास पॉइंट से नीचे किया जाता है, यानी टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है, तो उन मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल जो है वो जीरो हो जाती है। जब रेजिस्टेंस जीरो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी एनर्जी के जाया हुए फ्लो करती है। इससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या हो जाते हैं? हमारे बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो जो खास टेम्परेचर है बच्चों जिससे नीचे जाते ही मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाती है, उस मटेरियल को, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली वो खास टेम्परेचर होता है जिससे नीचे जाते ही कोई मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। बात समझ में आई बच्चों? दोबारा सुन लें, सुपर कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। क्या प्रॉपर्टी है? इसमें क्या होता है कि उस मटेरियल को जब हम एक खास टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते हैं तो वो मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब ये है इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी बगैर किसी रुकावट के, इलेक्ट्रिसिटी जो है उस मटेरियल से फ्लो करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क? सुपर कंडक्टिविटी जो है वो कैसे काम करती है? बेसिकली बच्चों जो नॉर्मल मेटल्स जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो आपस में और एटम से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, जिससे वहां हीट पैदा होती है और एनर्जी जो है वो जाया होती है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, एटम्स के टकराने की वजह से जो हीट पैदा होती है वहां पर एनर्जी बेसिकली हमारी जाया हो रही होती है, इसलिए हम वहां कहते हैं यहाँ रेजिस्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में रुकावट आ रही है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। सिर्फ देयर आर नो कोलिजन, सुपर कंडक्टर्स में किसी तरह की कोलिजन नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस एज सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाला या कोई भी रुकावट नहीं होती। तो सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? बगैर किसी रेजिस्टेंस के। ग्राफ देखें बच्चों, आपको मजीद समझ में आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करवाई गई है। ब्लू लाइन नॉर्मल मटेरियल है, जबकि जो रेड लाइन है ये सुपर कंडक्टर है। पहले ब्लू लाइन पे देख लें, तो जैसे जैसे देखें टेम्परेचर कम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी हमारी कम हो रही है, लेकिन जीरो नहीं हो रही। ऐसा ऐसा कम तो हो रही है लेकिन जीरो
नहीं हो रही। इसका मतलब है नॉर्मल मेटल को हम जितना भी ठंडा कर लें उनमें रेजिस्टिविटी जरूर रहती है, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस उनकी नहीं होती। सुपर कंडक्टर की तरफ आए, देखें जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। ये जो एक खास पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शुरू होगी, ये बेसिकली यही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है, जिसके बाद इस मटेरियल की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यानी इस टेम्परेचर के बाद जब हम इसको मजीद ठंडा करेंगे तो इस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो कंप्लीटली तौर पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखें ये जीरो की तरफ आ गया है। यानी अब इस मटेरियल में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें डायरेक्ट ही फ्लो करेगा, उसे कोई भी मसला नहीं होगा। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। यानी बच्चों हमारे पास मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी, यानी कौन सी चीजें हैं जो सुपर कंडक्टर बन जाती हैं। तो सम मेटल्स एंड सिरामिक्स बिकम सुपर कंडक्टर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, कुछ मेटल्स और सिरामिक्स बहुत कम टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, जैसे कि मरकरी है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है। 4.2 केल्विन से नीचे आते ही आपका मरकरी क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ऐसे ही लेड है बच्चों, 7.2 केल्विन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। 7.2 केल्विन से नीचे आते ही ये भी क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी होते हैं बच्चों, यानी ये निस्बतन थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर काम करते हैं, जैसे कि 135 केल्विन। ये भी बहुत ठंडा होता है लेकिन इनकी निस्बत क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही है। यानी ये दोनों ऐसे हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, लेकिन जो मटेरियल्स ऐसे हैं या जैसे कि सिरामिक, ये थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बनते हैं। वो जो ज्यादा टेम्परेचर है वो 135 केल्विन है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहला इस्तेमाल है इनका एमआरआई मशीन में, यानी मेडिकल इमेजिंग में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए सुपर कंडक्टर यूज होते हैं। मैग्लेव ट्रेन्स, तो मैग्लेव ट्रेन्स क्या होती हैं बोला, ये वो ट्रेन है जो ट्रैक पर चलने की बजाय क्या करती हैं, हवा में तैरती हैं, यानी उड़ती हैं या फ्लोट करती हैं समझ लें, जिससे फ्रिक्शन खत्म हो जाती है और स्पीड जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। उनमें भी सुपर कंडक्टर यूज होते हैं। तीसरा है जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, साइंटिस्ट को छोटे छोटे जरात की स्टडी करने में मदद देते हैं, तो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में भी सुपर कंडक्टर्स ही यूज होते हैं। तो यहाँ तक था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और इधर ही हमारा चैप्टर नंबर 1 का खत्म एंड भी हो गया है। अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।